न हारने का गम हो और न जीतने की खुशी हो, कि न हारने का गम हो और न जीतने की खुशी हो, मेहनत इस कदर किया जाए कि मन में जीतने की खुशी हरदम हो। जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसे कंप्लीट करने वाले हैं। जहां तक कि आपको पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा 6 भाग था तो ध्यान दीजिएगा। पहला फिजन, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा बडिंग, बडिंग को भी कंप्लीट कर चुके थे। अस्पोरुलेशन, अस्पोरुलेशन का मतलब बताया गया था बीजाणु जनन, इसे भी कंप्लीट कर चुके थे। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेगमेंटेशन को, रीजनरेशन को और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। ये तीनों भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही विधि होती है, जिनमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये तीनों विधि अलैंगिक जनन की कैसे हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन को, इसके बाद पढ़ेंगे रीजनरेशन को, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथा स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन को। यदि फ्रेगमेंटेशन को बात बताया जाए तो हिंदी में बोला जाता है खंडन। खंडन विधि द्वारा क्या होता है, खंडन विधि क्या होती है, तो खंडन विधि वह विधि होती है जिसमें क्या होती है कि जीवों का शरीर प्रतिकूल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की अवस्था होती है। एक होती है अनुकूल अवस्था और एक होती है प्रतिकूल अवस्था। अनुकूल अवस्था का मतलब वैसा अवस्था जैसे अवस्था में यदि हम रहना चाहे और वैसी अवस्था हमें मिल रही है। जैसे कि अभी हमको यहाँ पे सरवाइव करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। यदि सभी कंडीशन हमें बहुत अच्छा तरीका से फुलफिल मिल पा रहा है तो यानी हम लोगों को क्या मिल रही है, अनुकूल अवस्था मिल रही है। यदि यही जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं वैसा कंडीशन रहने लायक नहीं मिले तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं, प्रतिकूल अवस्था कह देते हैं। तो खंडन विधि जो होता है ना, या जीवों में कौन जीवों में पाया जाता है तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इस विधि में क्या होती है कि जीवों का शरीर प्रतिकूल अवस्था में, जब प्रतिकूल अवस्था आ जाती है तो उस अवस्था में उसके शरीर क्या होता है, बट करके अलग भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक बटा हुआ भाग क्या करते हैं, नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। जस्ट सेम टू सेम बात बताया जाए तो फिजन के जैसा। फिजन के जैसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फिजन में कहीं ना कहीं एक जीव से दो जीव और दो से ज्यादा भी जीव बन जाते थे, लेकिन वहां पे अनुकूल अवस्था में और यहाँ कहीं प्रतिकूल अवस्था में। तो वही बातें लिखा हुआ है कि यह भी अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें क्या होती है, जीव का शरीर प्रतिकूल अवस्था में। प्रतिकूल का मतलब जैसा कंडीशन मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से इनके शरीर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है तथा बटा हुआ प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। अब बात बताई जाए कि आखिर कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें प्रतिकूल अवस्था में ये सभी क्या होते हैं, अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगाइरा एक जीव का नाम है, यहाँ पे दिखाया गया होगा। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स भी एक प्रकार की शैवाल होती है जिनमें क्या होती है, खंडी भवन पाया जाता है, मतलब कि खंडन यानी कि बट करके इनका जो शरीर होता है नए जीव का निर्माण करता है। मतलब कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो कि काफी अलग है, समझ में आया। और तीसरी बात बताया जाए तो राइजोपस, राइजोपस में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन की खंडन विधि होती है जिसमें क्या होती है, प्रतिकूल अवस्था में इनके शरीर से कुछ भाग अलग हो जाते हैं और अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये था चौथा। अब आते हैं पांचवा, रीजनरेशन। रीजनरेशन को हिंदी में बोला जाता है पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब होता है पुनः निर्माण हो जाना, ऐसे सोचिए ना। पुनः का मतलब दोबारा और जनन का मतलब जनन, मतलब कि नए जीव का निर्माण कर लेना। तो रीजनरेशन क्या होती है, अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें यदि किसी जीवों का पार्ट यानी कि कोई भाग कट जाए तो वह कटा हुआ भाग से नया जीव का निर्माण हो जाता है या कटा हुआ भाग पुनः विकसित कर देता है। वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों का कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेती है या कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेती है। बार बार वही लिखा चुका, ध्यान दीजिएगा, बस सुधार लीजिएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। तो अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें क्या होता है कि कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर देता है। जैसे कि कोई जीव है, उसका कोई भाग कट गया तो जो कटा हुआ भाग है ना उससे नया जीव का निर्माण हो जाएगा, या तो कटा हुआ भाग पुनः विकसित हो जाता है। ये बातों का मतलब ये समझाना चाहता है, ठीक है। यानी कि यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये रीजनरेशन जो होती है किसमें पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक होता है प्लेनेरिया,
दूसरा होता है टेल ऑफ लिजार्ड। इन दोनों में अंतर समझिएगा। ये देखिए प्लेनेरिया कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यदि इनके शरीर का कोई भी भाग कट जाए ना तो कटा हुआ भाग अलग हो गया, तो ये कटा हुआ भाग से पुनः ऐसा ही जीव का निर्माण कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेनेरिया में क्या होती है कि रीजनरेशन पाई जाती है। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी भाग कट जाए, यही भाग नहीं आगे वाला भी भाग कट जाए, यहाँ भी भाग कट जाए, ठीक है, कोई भी एक पार्ट कट जाए तो कटा हुआ पार्ट से क्या होता है कि प्रत्येक जीव मतलब कि अपने ही जैसे न्यू जीव नए जीव का निर्माण कर देता है। यहाँ तक कि प्लेनेरिया को माना जाता है कि यह एक प्रकार का अमर जीव होता है। अमर का मतलब कभी मरता ही नहीं। इसे 1000 टुकड़ा कर दीजिएगा ना तो 1000वां टुकड़ा भी क्या करता है, इसी के जैसा नए जीव का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा टेल ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब क्या होता है, ये छिपकली आप लोग जानते होंगे। तो छिपकली का पूंछ कभी कभी कट जाती, तो ध्यान से देखिएगा ना कि कुछ दिन के बाद उसके पूंछ पुनः वापस बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्लेनेरिया में नया भाग से क्या हो गया कि जो भाग कटा हुआ था उस भाग से नया जीव का निर्माण हो गया। लेकिन इसमें जो भाग कट जाता है वो भाग पुनः विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें कटा हुआ भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, या तो कटा हुआ भाग पुनः विकसित कर लेता है। तो इस प्रकार के जनरेशन को क्या कहा जाता है, पुनः जनन कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। समझ में आई बात है क्या। अगला चलते हैं लास्ट, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कायिक प्रवर्धन की बात बताया जाता है, यह मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कायिक कहीं तो आ रहा होगा। कायिक का मतलब वैसे भाग जिन भागों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और ये जो कायिक परिवर्धन का बात बताया जा रहा है मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो कायिक भाग जैसे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप के कायिक भाग, कौन कौन से कायिक भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूट का मतलब होता है जड़, स्टेम का मतलब होता है तना, एंड लिव्स का मतलब पत्तियां। ये तीन भाग कौन कौन से, रूट, रूट का मतलब जड़ हो सकता है, ये हो गई तना, जैसे कि ये जड़ की बात बताया जाए, ये हो गई तना, और ये बात बताया जाए पत्तियां। तो ये तीन भागों को बोला जाता है कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। इंग्लिश में क्या कह देंगे, वेजिटेटिव पार्ट बोल देंगे। और इन्हीं भागों से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। अब बात आती है कि रूट के द्वारा किन किन पौधों में ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बाई रूट, रूट के द्वारा किन में होता है, तो स्वीट पोटैटो, जो कि हम लोग शकरकंद जिस पौधे का नाम बात करते हैं, शकरकंद। शकरकंद एक प्रकार का जड़ होता है और उसी जड़ के माध्यम से क्या होते हैं, नए शकरकंद का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जड़ के द्वारा नए पौधे बन जा रहे हैं, तो यह भी रूट के द्वारा रीजन मतलब ऐसे बोल सकते हैं जनन की विधि हो रही है। समझ में आया बात। इसी प्रकार से एक और होता है डाहेलिया। डाहेलिया ऐसे फ्लावर का नाम है। तो ये पौधे में भी क्या होती है, तो रूट के द्वारा क्या होते हैं, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और बात बताया जाए लीफ के द्वारा, लीफ का मतलब पत्ती के द्वारा, तो भूलिएगा नहीं, एक होता है ब्रायोफिल्म, इसे कहा जाता है पत्थर चट्टा। हिंदी में क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा। या तो बिगोनिया भी एक पौधा आता है, ध्यान दीजिएगा एक, लेकिन बहुत अच्छा है ब्रायोफिल्म, इसे याद ही रख लीजिएगा। आपसे बात कर दिया जाए कि ऐसे कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियों के द्वारा नए पौधा का निर्माण हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ब्रायोफिल्म का। आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा फिगर में कि इनकी पत्तियां के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा कैसा पौधा का आकार का कुछ संरचना निकला हुआ है। इन्हीं संरचना से क्या होते हैं, नए जीव नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, नए पौधे का निर्माण पत्तियों के द्वारा हो रहा है। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का कौन सा विधि है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। यदि पतियों द्वारा पूछा जाए तो किसमें होता है, तो ब्रायोफिल्म में। रूट के द्वारा पूछा जाए तो क्या होता है, स्वीट पोटैटो में, डाहेलिया में। इसी प्रकार से यदि बताया जाए स्टेम में, स्टेम का मतलब स्टेम द्वारा यानी कि तना के द्वारा किसमें जनन होती है, तो ध्यान दीजिएगा रोज। आप नाम सुने होंगे, रोज का मतलब होता है गुलाब का पौधा। कहीं ना कहीं फिगर में भी दर्शाया गया है। ये जो रोज को क्या कहते हैं, रोज का मतलब गुलाब का पौधा है। यदि गुलाब का पौधा नया लगाना होता है तो कहीं ना कहीं उसके तने को भी काट करके कलम करके लगाया जाता है, तो उसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि रोज हो गया, सुगर केन, गन्ना जिसे क्या कहते हैं, गन्ना। आपने कहीं ने देखा होगा कि गन्ना का जो पौधा होता है उसके तनों को लगाए जाते हैं, यानी कि तना के द्वारा नए पौधा उगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू, जो हम लोग आलू खाते हैं, आलू कहीं ना कहीं तना होता है, तो उस तने को हम लोग लगाते हैं तो नया पौधा बन जाता है। मतलब कि यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है,
जिसमें क्या होती है कि स्टेम द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो ये सही बातें आपको पता चला होगा। रूट के द्वारा किसमें पाया जाएगा? स्वीट पोटैटो और डाहेलिया में। लीफ के द्वारा किसमें? तो ब्रायोफिल्म में। यदि स्टेम के द्वारा बात बताया जाए तो रोज में हो गया, शुगर केन और पोटैटो में। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो ये था अलैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया जो कि हमने आज कंप्लीट किया है, और यहाँ तक कि हमने रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया। और हमारा चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर सॉरी नहीं बोल सकते हैं, ऐसे टॉपिक बोल सकते हैं। टॉपिक हम लोग का चल रहा था, क्या चल रहा था? कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने 4 कैरेक्टर स्केच पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया। अब रिप्रोडक्शन क्या होती है इसमें मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। यदि आप कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए 5 कैरेक्टर स्केच आपको बताया गया था। पहला क्या था? ध्यान दीजिएगा, 5 कैरेक्टर स्केच बताया गया था। 5 कैरेक्टर स्केच में सबसे पहला कैरेक्टर स्केच था, वो 5 कैरेक्टर स्केच कौन कौन थे? तो सबसे पहला था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या था? मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या था? ग्रोथ। चौथा क्या था? रिप्रोडक्शन। और पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सियसनेस पढ़ेंगे। कॉन्सियसनेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सियसनेस जो होता है, पांचवा कैरेक्टर स्केच होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने का तरीका होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बातें किसने लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का बात बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं फुलफिल रिप्रोडक्शन कैसे बात बताए। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग का मतलब ऐसे लिविंग के जैसा वे लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होती है कि टूट करके नए जीव का बन जाते। जैसे कोई नॉन लिविंग, जैसे ही कोई नॉन लिविंग का बात बताया जाए तो पत्थर ही है, तो पत्थर धीरे धीरे क्या हुआ कि टूट करके बिखर गया, तो बहुत सारे पत्थर बन गए। तो यानी कि ऐसे बोला जा सकता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वह क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फुलफिल नहीं कर पाता है। मतलब कि ये जो 2 लक्षण है ना, ये पूरा का पूरा फुलफिल नहीं कर पाते लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि यह सजीवों के साथ साथ निर्जीव में भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं निर्जीवों में भी मिलता है और ग्रोथ कहीं ना कहीं निर्जीवों में भी मिलता है। लेकिन जो तीन जो लक्षण होते हैं, पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मेटाबॉलिज्म और पांचवा पढ़ेंगे कॉन्सियसनेस, ये तीनों केवल और केवल क्या होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लास्ट पार्ट जो कॉन्सियसनेस बचा हुआ उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।